हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम होता क्या है, न्यूटन ने गति के द्वितीय नियम में क्या बताया। चलिए हम बात करते हैं आज न्यूटन की गति के द्वितीय नियम की। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, और बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया है और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिख भी पाएंगे। और ये एग्ज़ाम पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम पूछा जाता है क्योंकि इसमें जो है द्वितीय नियम का निगमन भी किया गया है। ठीक है, इसको प्रूफ भी किया है हमने और प्रूफ भी आपको बताने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक देखिएगा। और अगर हमारी लेक्चर क्लास या लेक्चर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि आपको फ़ायदा हो और आपके फ्रेंड्स भी फिज़िक्स को पढ़ सके, अच्छे से समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंटिन्यू लेक्चर क्लास चल रही है और आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इंटर का कोर्स कंप्लीट कर पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तथा संवेग परिवर्तन जो होता है वो बल की दिशा में ही होती है। ठीक है, समझ में आई बात कि किसी भी वस्तु के, अगेन पढ़ रहा हूँ, किसी भी वस्तु के, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आप वस्तु ले लीजिए, ठीक है, उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात उस पर का मतलब उस वस्तु पर, ठीक है, आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तथा संवेग परिवर्तन जो होता है वो बल की दिशा में ही होती है। ओके, तो ये है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब हम इसका प्रूफ सिद्ध करते हैं। हम न्यूटन के गति का द्वितीय नियम का फॉर्मूला प्राप्त करते हैं। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को हम लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, बल का नियम भी कहते हैं, या बल के नियम से भी हम जानते हैं। ओके, तो चलिए अब हम, और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम जो होता है वो होता है F बराबर ma। ठीक है, जहाँ पर F क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, एंड a क्या है, एक्सीलरेशन। F का मतलब फोर्स का मतलब बल, m का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मतलब त्वरण। ओके, मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो आप इंग्लिश पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मीनिंग्स पर। ठीक है, कि संवेग को मोमेंटम कहते हैं, ठीक है, और बल को फोर्स कहते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को मास कहते हैं। इस तरह आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इंग्लिश को भी साथ साथ ले चलना है। अगर आप सोचते हैं केवल हिंदी मीडियम के छात्र हैं, हिंदी ही जाने, तो फिर आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसलिए हम साथ साथ आपको इंग्लिश भी इसमें बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ सिद्ध करते हैं, अर्थात न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को सिद्ध करते हैं। माना कि एक m द्रव्यमान की कोई वस्तु ले ली हमने, ठीक है, ठीक है, कोई भी वस्तु ले ली हमने और वो m द्रव्यमान की वस्तु है और वह v वेग से, क्या, वेक्टर v वेग से गतिमान है, ठीक है, चल रही है। माना एक सूक्ष्म समय अंतराल, एक सूक्ष्म समय अंतराल या समय के अंदर
dt के लिए वस्तु पर एक बाह्य बल F वेक्टर लगाने पर उसके संवेग में dp वेक्टर परिवर्तन हो जाता है। ओके, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। संवेग परिवर्तन की दर जो है वो क्या होती है, dp वेक्टर अपान dt के। ये याद रखना आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू dp वेक्टर अपान dt। ओके, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। क्या बना दिए, समीकरण 1। आप ध्यान दीजिएगा, आपको बता दे थोड़ा सा, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp वेक्टर अपान dt के। ठीक है, तो ये चेंज है, ये भी चेंज है, मतलब परिवर्तन है। ठीक है, तो ये पूरा क्या हुआ, संवेग परिवर्तन की दर है, तो इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, नीचे से रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम है, अर्थात रेखीय संवेग है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इक्वेशन जो बनेगा वो संवेग परिवर्तन की दर बराबर dp वेक्टर अपन dt, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम कुछ जानते हैं फ्रेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, हम कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, देखिए संवेग होता है, वो p वेक्टर बराबर होता है mv वेक्टर के। ओके, जहाँ पर p क्या है, लीनियर मोमेंटम बता चुके हैं, m क्या है, मास है, द्रव्यमान, v क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन हमने सेकंड बना दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p है और यहाँ पे p का मान ये है। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या क्या मिल है हमें, एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वेक्टर अपान dt। हमें क्या मिला, न्यूटन गति के द्वितीय नियम अनुसार क्या है, कि एफ वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी वेक्टर अपान dt के। आप पीछे देख लीजिए, जो मैं बता चुका हूँ, न्यूटन गति का द्वितीय नियम क्या कह रहा है, कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, संवेग परिवर्तन की दर मतलब dp वेक्टर अपान dt, उस पर आरोपित बाह्य बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वही जो बताया हमने, मतलब बल के अनुक्रमानुपाती का मतलब f वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp वेक्टर अपान dt के। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। या फिर हम f वेक्टर इज इक्वल टू के dp वेक्टर बाई dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन हमने 3 बना दिया, जहाँ पर k क्या है, k जानते हो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, इंग्लिश में k को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, तो हिंदी में k इज इक्वल टू अनुक्रमानुपाती नियतांक। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक। ओके, इसको हमने इक्वेशन 3 बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं समीकरण 2 और 3 से। समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में हमने p बराबर क्या था, mv था कि नहीं था, देख लीजिए, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, समीकरण 2 से p बराबर mv। तो यहाँ पर क्या है, समीकरण 3 में देखो, समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 3 ये ले लिया और समीकरण 2 ये देखिए p बराबर mv। ठीक है, तो समीकरण 3 में p के स्थान पर समीकरण 2 का मान रख देते हैं, तो p बराबर mv हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो f वेक्टर इज इक्वल टू के डी बाई डी टी, के डी बाई डी टी एम वी वेक्टर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, नियत हो,
क्या हो, नियत हो तब। यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या हो, नियत हो, तब एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एम डी वी वेक्टर अपन डी टी। यहाँ पे क्या, किस चीज़ का बात किया गया, द्रव्यमान की बात की गई है। ठीक है, तो अगर वस्तु का जो द्रव्यमान है, मास है, वो नियत है, ठीक है, क्या है, नियत है, तब एम को हम, अर्थात कांस्टेंट है एम, एम भी क्या है, एक एक स्केलर क्वांटिटी है, और वी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सदिश राशि है, एम क्या है, अदिश राशि है। तो अदिश राशि का क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए एम को कांस्टेंट मान करके, डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट मान करके एम को हम आगे ले लेते हैं। तो यहाँ पर यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत हो तब एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एम डी बी वेक्टर अपन टी टी के। ठीक है, जब आप सेकेंड ईयर में पहुँचेंगे, अर्थात क्लास 12 में, तब आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ने को मिलेगा, तब आप समझेंगे। और यहीं पे हम बता देते हैं डिफ्रेंशिएशन करते हैं जब वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि का ही जो है डिफ्रेंशिएशन, अर्थात चर का ही होता है, अचर का नहीं होता है। तो यहाँ पर वही है कि जो है सदिश का हम डिफ्रेंशिएशन करना है और अदिश का नहीं। ठीक है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं अब। या फिर एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एम ए वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एम ए वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, के एम क्या है, एम उतार लिया, डी वी वेक्टर अपान डी टी, डी वी वेक्टर अपान डी टी क्या होता है, इसके बराबर ए वेक्टर के। किसके बराबर होता है, ए वेक्टर के बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसको हम त्वरण कहते हैं, और त्वरण एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और त्वरण भी क्या है, एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर लगाया गया है। ठीक है, तो डी वी वेक्टर अपन डी टी इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, इसलिए डी वी वेक्टर अपन डी टी के स्थान पर हमने क्या रख दिया, ए वेक्टर रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, एफ वेक्टर इक्वल टू के एम उतार लिया और इसके स्थान पर ए वेक्टर रख दिया। क्यों, क्योंकि हमें सेकेंड लॉ डिराइव करना है ना, तो उसी को प्राप्त करना है, तो उसी हिसाब से हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हमने इक्वेशन 4 बना दिया। अब जहाँ पर हमने देख लीजिए, अब लिखा भी है, बताया भी है कि ए वेक्टर जो होता है वो डी वी वेक्टर पर डी टी के होता है, बराबर का वस्तु में उत्पन्न क्या, त्वरण। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, और यहाँ पर देखिए कि चूंकि के बराबर 1 समीकरण 4 में क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो समीकरण 4 में अगर के स्थान पर हम 1 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अतः एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, समीकरण 5 बना दिया। यही है हमारा न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, अतः सिद्ध हुआ, न्यूटन के गति का नियम सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वस्तु पर कार्य करने वाला बल F वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, F बराबर m में। पुनः समीकरण 5 से हमें प्राप्त होता है, समीकरण 5 में क्या था, F वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर था, तो समीकरण 5 से हम ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, a वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर के अपान m के। ठीक है, इसको इक्वेशन 6 बना दिया। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, न्यूटन गति के 2-3 नियम याद रखिए, और एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर याद रखिए, और ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपान एम। ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करने होंगे, और वहाँ पे न्यूमेरिकल भी बताएंगे अभी, तो ये चैप्टर फिनिश हो जाए तो आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे, तो आप फार्मूले को ध्यान में रखिए। और हम तो लास्ट में एक वीडियो फार्मूले के लिए भी बनाएंगे, हर टॉपिक का अलग अलग, तो हर चैप्टर का अलग अलग तो उस हिसाब से उसके बाद ही न्यूमेरिकल हम लगवाएंगे, ताकि आप लोगों को फार्मूला भी तैयार हो जाए, तो आपको न्यूमेरिकल समझ में भी आए। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बल का जो कार्य है वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। ओके, जो बल है, जो बल का कार्य है वो वस्तु में त्वरण क्या करता है, उत्पन्न करता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार
वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होता है आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, न्यूटन के गति के 2-3 नियमानुसार वस्तु में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुक्रमातिक मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ओके स्टूडेंट्स, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट्स लाभ उठा सकें फिज़िक्स का और फिज़िक्स सीख सकें, ताकि अच्छे से जब बेस अगर अच्छा सा मजबूत हो जाएगा तो 100% बिल्डिंग अच्छी ही बनेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और जैसे ही डेली के डेली क्लास जो है नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहेगी, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके, और अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।